नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। डोरना बैच के इस लेक्चर नंबर 20 में आज हम लोग कुछ एक अलग चीज देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट 12th फिजिक्स को देखेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कंप्लीट 12th फिजिक्स, जिसमें हम लोग थ्योरी देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे। उसके बाद इसमें अच्छे से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब के सब रहेंगे। मतलब ओवरऑल आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। आपको फिजिक्स का थोड़ा भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप देखिए, कंप्लीट फिजिक्स में बता रहा हूँ, एकदम 100% यहाँ पर डिफाइन होगा। पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर एंड तक हम जाएंगे और वहाँ से पूरे चैप्टर्स को हम कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ से आप क्या यहाँ पर लिखना नहीं है, कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आपको लगे कि मुझे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप इंटू 2 के इस वीडियो में देखिएगा तो रिविजन के लिए आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि समझ रहे हैं आप, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अध्याय 1 चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये नोट्स बनाया गया, एकदम रंग बिरंगी नोट्स है। नोट्स को बनाने में काफी मेहनत लगा है और यहाँ आपको लोगो भी मिल जाएगा अपना कोचिंग का। कहा गया लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा, MS टीचिंग सेंटर। तो ये स्टार्ट करता है, ये ऑफलाइन का है। ये नोट्स जो मैं यहाँ पर जो भी आपको बताऊंगा, इस नोट्स की सहायता से जो भी आपको फॉर्मूला, प्रूफ, डिफिनेशन, जितने भी सारी चीजें आपको बताया जाएगा वो सबको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसमें करीब 288 पन्ना है। 288 पन्ना में पूरा फिजिक्स खत्म हो गया है। तो इसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को इंटू 2 के स्पीड में देखिए। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन है। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर वैद्युत आवेश, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में यह प्रदेश आवेशमय या वैद्युतमय कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, कांच का छड़ एवं रेशम। कांच का छड़ और रेशम को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक ऊपर आता है प्लस चार्ज, दूसरे के ऊपर आता है माइनस चार्ज, तो उसको आवेश कहते हैं। नोट, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब किसी वस्तु के ऊपर आवेश क्यों उत्पन्न होगा, तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा या उसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला होगा, तो इसी चीज को कहा जा रहा है। पॉइंट 1 है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होता है। मतलब अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह धनावेशित होती है। ठीक है। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एसिडिक लेवल तक ले जाएंगे, कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा। बस ध्यान से आप देखते रहिए। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को क्या कहा जाता है, ऋणावेश। नोट नंबर 1, समान आवेश यानी कि धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब इक्वल चार्जेस रिपल टू ईच अदर। विपरीत आवेश करने का मतलब होता है धनावेश या ऋणावेश, मतलब प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका बीमा होता है 80। अब पता होता है फॉर्मूला होता है I बराबर, एक मिनट आपको दिखा देता हूं फॉर्मूला। I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T। तो यहाँ से I है, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। और यहाँ पर चार्ज है कूलाम, अब बटा में टाइम तो हो जाएगा। यहाँ पर जो कूलाम होता है इसका डायमेंशन हो जाएगा 80। वही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है 80। बीमा यानी होता है डायमेंशन। ये चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है I बराबर Q बटा T, बॉक्स में Q बराबर I इंटू T। Q का मतलब होता है आवेश जिसका बीमा निकालना है, और I का मतलब एम्पियर और T का मतलब सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलाम कहा जाता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब चार्ज कैन
नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। बस यही बात होता है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। अब मतलब यहाँ पर एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक यहाँ पर जितना भी लाइन लिखा गया है उसे एक एक लाइन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के सवाल बना करते हैं। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई का मान होता है +/1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई बराबर माइनस और इतना, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस और इतना हो जाएगा। और इसको कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज, यानी कि मूल आवेश के नाम से इसको जाना जाता है। जहां कहीं पर भी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल को बनाते समय प्लस माइनस का उपयोग नहीं किया जाता है। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश +E, ±2E, ±3E हो सकता है, लेकिन इसकी भीड़ के रूप में कभी भी नहीं हो सकता। इसी आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आवेश को आप क्या कर सकते हैं कि इंटीजर के रूप में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आवेश अगर जाता है कहीं पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहीं पर जाता है तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है, जिसको क्या कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जिसको आपको नोट करना चाहिए। फॉर्मूला होता है Q बराबर ±NE। Q का मतलब होता है चार्ज और E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बड़ा ही पॉपुलर सवाल पूछा जाता है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सवाल बहुत ही पॉपुलर है, 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे और 12th में तो ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा गया है। तो चूंकि फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, अब सवाल को बनाते समय न्यूमेरिकल को डील करते समय प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो Q का मान दे दिया है 1 बराबर N का मान निकालना है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19। यहाँ से N बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻−19। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 आंसर आता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। कूलाम का नियम मैंने आपको बोल रखा है कि इसमें का एक एक लाइन से सवाल बनता है। मैं यहाँ पर उसी चीज को ही बताऊंगा जिससे परीक्षा में सवाल पूछे गए होंगे या पूछे जाने की संभावना होती है। मतलब परीक्षा कभी भी हो, कूलाम के नियम से सवाल बनेगा ही, चाहे 2024 में हो, चाहे 2025, 2030 या मतलब आप समझ लीजिए ना, ऐसा अगर 5024 भी आ जाएगा, 5023 भी आ जाएगा तो कूलाम के नियम से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए कूलाम का नियम बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब वो वैद्युत बल आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का दूरी है R। तो माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो जो फोर्स होता है ये दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 इक्वेशन 1 हो गया। और इनके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 से कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 बटा r²। यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको K कहा जाता है। तो F बराबर K × Q1 × Q2 बटा r²। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, सवाल बनता है इस पर। अब वायु अथवा निर्वात के लिए मतलब एयर या वैक्यूम के लिए K का मान होता है 1/4πε0। ε0 का नाम होता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 है, एक मिनट, ε0 को परमिटिविटी भी कहा जाता है, परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर वैद्युतशीलता कहा गया है, वैद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी, हवा के लिए होता है। चलिए उसके बाद फिर देख लेते हैं। और K का फॉर्मूला इसको याद रखना है 1/4πε0 होता है।
तो F बराबर लिखा जा सकता है K के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण 3 हो गया। अब चलिए, अब K का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 और यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो K का यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो K के F के बदला में हम K के बदला में लिख देंगे 9 × 10 के पावर 9 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम इत्यादि हो तो उसमें क्या कर देंगे, वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है जिसको K कहा जाता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट × K, इस K का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 ये हवा के लिए फोर्स बनाया गया है, हवा के लिए है F, और समीकरण 4 भी होगा। समीकरण 4 किसी मीडियम के लिए है। दोनों को डिवाइड किया गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो F बटा F M बराबर K हो गया। मतलब कि हवा में जो फोर्स लगता होगा और किसी मीडियम में जो फोर्स लगता होगा उसका रेशियो क्या कहलाएगा? K कहलाएगा। तो हवा का जो फोर्स होता है वो बराबर हो जाएगा K इंटू किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा बेमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट को जो परमिटिविटी कहा गया था या वैद्युतशीलता कहा गया था 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका बेमीय सूत्र हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। ये डायमेंशन निकालने की बात होती है। अब डायमेंशन आप निकाल सकते हैं खुद से, यूनिट पता है तो डायमेंशन निकालने में क्या दिक्कत है। नोट, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कहने का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए फॉर्मूला क्या लिखाया गया है, F बटा में Fm बराबर क्या हो गया? K। तो अगर K मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर K के मान को बढ़ा देंगे तो Fm का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। दूसरा, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। यदि दोनों आवेशित कोणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, एक सवाल को आपको बना करके देते हैं। जैसे यहाँ पर एक डब्बा, ठीक, और इसे डब्बे में क्या किया गया कि एक +2 कूलम्ब का चार्ज रख दिया गया, -4 कूलम्ब का चार्ज रख दिया गया। अब ये चार्ज यहाँ है, ये चार्ज यहाँ है। फिर बाद में दोनों चार्ज को क्या किया गया? टच करा दिया गया। जब दोनों चार्ज टच हो जाएगा, जब दोनों चार्ज को आपस में स्पर्श करा दिया जाएगा तो फिर पूछा जाता है कि स्पर्श कराने के बाद दोनों चार्जेस पर कितना वैल्यू होगा। तो जब स्पर्श करा दीजिएगा तो देखिए टोटल चार्ज कितना है। तो यहाँ पर है +2, यहाँ पर है -4। तो स्पर्श कराने के बाद यहाँ पर +2 -4 तो कितना बचेगा? -2। अब -2 का आधा आधा कर देना है तो -1 इसको मिलेगा और -1 इसको मिलेगा। इसका मतलब यही होता है। वही बात है, Q1 बराबर Q2 हो तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। वही मैंने किया है। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो उस, देखिए अगर दो माध्यम है, दो माध्यम के बीच में अगर किसी मेटल को रख दिया गया है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान इन्फिनिटी हो जाता है। होने के कारण उनके बीच आरोपित बल 0 हो जाता है। अब चूंकि K का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो K का मान इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसके नीचे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक एक लाइन से सवाल बनने वाला है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट इंटू K के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। इस प्रकार मतलब K बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। ओवरऑल यही समझिए कि अगर माध्यम का फोर्स बढ़ेगा तो K का मान घटेगा। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स 2022 में पूछा गया था 2 नंबर के परीक्षा में। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब चूंकि कूलम्ब का जो नियम आया था वो पॉइंट चार्जेस के लिए आया था, और कूलम्ब का जो नियम आया था वो पॉइंट चार्जेस के लिए आया भी था तो वो केवल 2 चार्जेस पर ही अप्लाई हो पाता था। लेकिन अगर किसी सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्ज हो, मान लेते हैं कि Q1 है, Q2 है,
Q3 है, Qn है, अगर बहुत सारा चार्जेज आएगा तो उस चार्जेज पर फोर्स लगाने के लिए हम यूज करते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये देखिएगा क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योगफल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि 2 से ज्यादा चार्ज रख लिया है, तो 2 से ज्यादा चार्ज रख लेंगे तो किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा बाकी सब चार्जेस के कारण लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। यही चीज होता है अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, इसमें चार्ज है Q1 चार्ज है जिसका मूल बिंदु से दूरी कितना है R1 वेक्टर, Q2 है R2 वेक्टर, Q3 है R3 वेक्टर एंड सो ऑन, बहुत प्रकार के चार्जेज है। अब ये जो Q1 है इस पर सारा फोर्स लगा, देखिए Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज पर Q2 लगाएगा जिसको कहा जाता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब Q1 पर लगाएगा कौन, ये 3 वाला चार्ज लगाया तो इसको कहा जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब N वाला भी लगाएगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू N। तो यहां से इक्वेशन लिखा गया कि 1 पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो F12 के बराबर होगा प्लस F13 के बराबर होगा, F14 के बराबर होगा, F15 के बराबर होगा एंड ये F1N तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। चलिए अब फिर देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर इसके बदला में लिखते हैं K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी आएगा। अब यूनिट वेक्टर आएगा तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, F1 बराबर F12 F13 ये सब आ गया तो फिर 1/4 सब में आ गया। इसमें आएगा तो इसका कैप, इसमें आएगा तो इसका कैप, फिर इसमें आएगा तो इसका कैप। ओवरऑल क्या किया गया कि यहाँ से Q1 सब में से कॉमन तो Q2 बटा इतना, फिर Q2 बटा इतना, और यही होता है ये वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म को लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे कि F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा R कैप। चूंकि कोई भी वेक्टर हो, जैसे कि R वेक्टर है तो R वेक्टर का मॉड I इंटू R कैप का डायरेक्शन, तो R कैप जो होगा वो R वेक्टर खुद इसके मॉड के बराबर हो जाएगा, तो R वेक्टर और इस मॉड के बदला में केवल R लिख सकते हैं, तो K Q1 इंटू Q2 और इस R कैप के बदला में लिखा जा सकता है R वेक्टर और बटन में हो जाएगा R और यहाँ से है R, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 इंटू R वेक्टर और बट्टा में R के पावर 3, तो मॉड R वेक्टर के पावर 3 लिख सकते हैं और R वेक्टर का ये तो R वेक्टर है ही, तो इसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, ये भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बाद में रिवीजन के समय काम आएगा। अब चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र का। किसी आवेश तथा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या याद रखिएगा, इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। मतलब यूनिट चार्ज पर, एक कूलम्ब आवेश पर जितना भी स्थिर वैद्युत की बल लगता होगा उसको वैद्युत चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट चार्ज क्यूरेटेड ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। ये चीज आप याद रख सकते हैं। सबसे सिंपल डिफिनेशन मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि याद रखिए आप कि एक कूलम्ब आवेश पर लगने वाले जितने भी स्थिर वैद्युत की बल होते हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है। मतलब ये सब इमेजिनरी होता है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल मतलब कि लगातार प्रदर्शन करती है। अगर प्लस रहेगा तो वो क्या होगा, आवेशित वैद्युत बल की रेखाएं माइनस में देखिए, और यहाँ पर ये तो ऐसे निकल रही है तो वक्र रेखाएं हैं। अगर प्लस रहेगा तो समझिए कि वो प्लस जो होता है ना वो चार्ज से दूर भागती है, जिसको बोलते हैं अवे फ्रॉम दी चार्ज। अगर माइनस होगा, ये डायरेक्शन इसमें उल्टा लिखा हुआ है,
ये ठीक है। अगर प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसको आप अवे फ्रॉम दी चार्ज भी कह सकते हैं, अवे फ्रॉम दी चार्ज। अगर माइनस हो तो इसमें ऐसे आता है, क्या आता नहीं आता है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसको बोलते हैं टूवर्ड्स दी चार्ज, टूवर्ड्स दी चार्ज। चलिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं इसको भी। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत रेखाओं को प्रदर्शित करता है। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रांग, दुर्बल का मतलब होता है वीक। अगर पास पास है तो स्ट्रांग है, दूर दूर है तो वीक है। क्वेश्चन है वैद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि प्लस से निकल करके माइनस में जाती है। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, मतलब क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। मतलब सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप का निर्माण करती है। आगे देखते हैं परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे परीक्षण आवेश कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, मैं जो आपको बताया था वही चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक का मतलब होता है इकाई, यूनिट। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, या ई बराबर वी बटा डी भी होता है, जो कि अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो इसके हिसाब से वोल्ट पर मीटर भी कहा जा सकता है। और ये एक सदिश राशि है, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा ml t के पावर -3 a के पावर -1। बाकी न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर से भी निकाला जा सकता है। वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक +q चार्ज है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो r है तो यहाँ से चलिए फॉर्मूला देखते हैं। कूलाम के नियम से F बराबर क्या होगा, ये I इंटू मतलब ये चीज 1/4 × k का मतलब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा Q1 × Q2 बटा r²। अब फॉर्मूला होता है, कहाँ गया E का फॉर्मूला, E बराबर होता है F बटा Q0। तो यहाँ से F बटा Q0 है, तो Q0 और फोर्स में का जो देखिए यहाँ पर एक Q0 है और यहाँ पर एक Q0 है, ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा क्या, KQ बटा r²। E बराबर KQ बटा r², जहां से E का मान 9 × 10 के पावर 9 Q बटा r² में लिखा जा सकता है। अगर निर्वात के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता ही है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है, ये भी आपको समझना है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जांपल देखिए HCl H2O NH3, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। यहाँ पर एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q, यहाँ पर है A और यहाँ पर एक B, बीच का मिड पॉइंट है A, तो इसको डाइपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसे P से सूचित किया जाता है। P का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। देखिए यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है, और P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। यहाँ पर पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12, इसको कहा जाता है L और इसको कहा जाता है L। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 12। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर, बीमा हो जाएगा 80 × L यानी कि LTA, और ये एक सदिश राशि है। दिशा की बात किया जाए, मतलब डायरेक्शन की बात किया जाए, तो मैंने अभी आपको बता रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की और इसका डायरेक्शन होता है, मतलब हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होगा।
अब बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीन प्रकार का होता है, सॉरी दो प्रकार का होता है। एक होता है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। एक्सियल पोजीशन अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, अक्षीय स्थिति को एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। फिर है निरक्षीय स्थिति, इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए वीडियो सेम रहेगा। मैं यहाँ पर जो कीवर्ड रहेगा उस कीवर्ड को मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएट करके बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर अक्षीय स्थिति लिखा है तो इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति है तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है। अब अक्षीय स्थिति का बात कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति का पोजीशन कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर है -q, यहाँ पर है +q, इसमें पॉइंट O है और चूंकि इसको और इसके बीच का डिस्टेंस 12 लिया जाता है तो इसको कहा जाएगा L, इसको कहा जाएगा L, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, यहां से और यहां के बीच का दूरी है R, तो ये हो जाएगा L - R और इसको कहा जाएगा L + R। तो बताना है कि इस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान। तो देखिए जो प्लस है ना, ये प्लस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इससे बाहर की ओर होगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया E1, और ये माइनस है तो टुवर्ड्स होगा, उधर की ओर होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर E2। तो नेट का मान क्या होगा, इधर जा रहा है E1, इधर जा रहा है E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा E1 - E2। तो आई थिंक होगा आगे। बाकी मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर 2 नंबर का 5 नंबर का परिभाषा लिखना है तो ये सब चीज तो आपको डायग्राम बनाने के बाद ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब अगर आप एक आइडियल 12th के विद्यार्थी है, 12th के स्टूडेंट है, आप एकदम ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं, परीक्षा के लिए एकदम आप कॉन्शियस है, आपको एक्साइटमेंट है कि परीक्षा कैसे देना है, तो ये सब चीज तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लैंग्वेज है, बोर्ड लैंग्वेज खोजता है, बोर्ड तो डायग्राम खोजेगा ही, बोर्ड डायग्राम के साथ साथ आपसे लैंग्वेज भी खोज रहा है। तो मैं ऑलरेडी लैंग्वेज लिख करके लाया हूं आपको दिखाने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के सवाल को, 5 नंबर के सवाल को वैसे लैंग्वेज में लिख करके आपको वहां पर आना है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत की तीव्रता, तो E1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए कहा गया यहाँ पर KQ/R² होता है, तो KQ अब बट्टा, अब सॉरी एक मिनट, कहाँ निकालना है, P पर निकालना है, P पर निकालना है। तो एक डिस्टेंस था L - R, R - L होगा, क्योंकि ये पूरा जब R है और इसको जब मैंने L कहा है तो ये वाला डिस्टेंस L - R नहीं, R - L है। हाँ, यहाँ R - L हो जाएगा। मैं यही चीज बता रहा था, बाकी आप समझ गए होंगे। तो देखिए R - L लिखा हुआ है, KQ/R - L का होल स्क्वायर समीकरण 1। उसके बाद फिर E2 का बात कर लेते हैं, R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा समीकरण 2। अच्छा कि E1 का मान ज्यादा है E2 से, तो E बराबर हो जाएगा E1 - E2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे KQ/R - L का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा, मतलब ये सारा जो चीज लिखा हुआ है ना, इसके बदले में मैं K पढ़ रहा हूँ, R + L का होल स्क्वायर, तो इसमें से Q कॉमन हो गया तो बच गया 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस R + L का होल स्क्वायर। तो फिर इसमें एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ऊपर ये प्रोसीजर आ गया। अब यहाँ पर ये चीज बन गया, अब इसमें काटकुट किया जाता है। तो ओवरऑल काटकुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 4RL बटा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर L का जो मान होता है वो R से बहुत छोटा है, तो इसलिए L² को हम 0 के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4RL बटा R², 4RL बटा R²। अब चूंकि यहाँ से 4RL लिखा हुआ है और यहाँ पर Q भी है, तो इस चीज के बदला में 2Q + 2Q × 12 लिखा जा सकता है। यहाँ पर Q भी है, देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, तो 2Q है, ये प्लस नहीं, ये इंटू में होगा, ये गुना में होगा, तो 2Q × 12 लिखा जा सकता है। तो Q × 12 के बदला में लिखते हैं P, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और Q × एक मिनट, यहाँ पर 2 का 2 हो गया, Q × 12 के बदला में हो जाएगा P, तो फॉर्मूला आ गया E बराबर KP बटा R3। ये याद रखना है, इक्वेटोरियल के कारण E बराबर KP बटा R3। अगर K बराबर 1, अरे
अगर के बराबर 1 है, 1 तो होगा ही, हवा के लिए ही होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2, क्योंकि 9 गुने 10 के पावर 9 के बदले में लिखा है के, तो 2 गुने के मतलब कि 2 kp बटा आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब चलिए इक्वेटोरियल की बात करते हैं। इक्वेटोरियल का पोजीशन इस प्रकार से होता है, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट है, बताना है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो यहाँ पर P पर माइनस के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस P पर इस प्लस Q के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो नेट डायरेक्शन इधर आ जाएगा। अब जब नेट इधर आ गया तो फिर इसका दो कंपोनेंट लिया जाएगा, E1 का दो कंपोनेंट, एक जाएगा E1 sin थीटा, एक जाएगा E1 cos थीटा, और इसका भी दो कंपोनेंट लिया जाएगा। जब ये जाएगा तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, जिसको E2 मतलब एक इधर नीचे आएगा जिसको E2 sin थीटा कहा गया और इसको कहा गया E2 cos थीटा। अब जब ऐसे होगा तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट आ जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो लिखा होगा। और चूंकि ये डिस्टेंस पता है, जब इसको L कहेंगे इसको R कहेंगे, तो ये डिस्टेंस होगा R² + L²। तो E1 का मान हो गया इतना, E2 का भी मान हो गया उतना, तो E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हो गया। E2 का मान हो गया, नेट मान देख लेते हैं। नेट E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, बट cos थीटा बराबर A बटा K, मतलब cos थीटा के बदला में लिख सकते हैं L बटा √R² + L²। देखिए डायग्राम में तो लिखा ही होगा, देखना क्या है। तो ये E का मान आ जाएगा ओवरऑल, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद E का मान कितना लिखा गया, E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। E1 E2 का मान रखने के बाद देखिए सारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मतलब ओवरऑल हम इस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। Kp बटा R क्यूब, उसमें क्या था 2 Kp बटा R क्यूब, इसमें रहेगा Kp बटा R क्यूब, और हाँ यही है, इसमें Kp बटा R क्यूब होता है, उसमें 2 Kp बटा R क्यूब होता है। कहीं कहीं -Kp बटा R क्यूब भी लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, मतलब ये जनरल फॉर्मूला की बात करता है। अगर यहाँ पर -Q हो, यहाँ पर +Q हो, दोनों के बीच 12 हो, तो इस डायरेक्शन में Q × E एक फोर्स का मान हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो, तो ये 12 है तो इसको कहा जाता है 12 sin थीटा, इसको कहा जाएगा 12 cos थीटा। अब बल आघूर्ण का बात कर लेते हैं। बल आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क, तो टॉर्क बराबर होगा Q × 12 × sin, तो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है P sin थीटा, बस P sin थीटा याद रखिए। बाकी थीटा बराबर 90 रहेगा, तो मैक्सिमम T max बराबर होता है P × A, मतलब ये फॉर्मूला रखना है, टाउ बराबर P × E sin थीटा, जिसको टाउ बराबर P × E भी कह सकते हैं। टाउ के बदला में ये टाउ बराबर P × E भी हो सकता है। इसी P × E के बदला में क्या लिखा जाता है, PE sin थीटा लिखा जाता है। चलिए यदि E बराबर 1 थीटा बराबर 90, तो टाउ बराबर P हो जाएगा। ये सब अलग अलग कंडीशन होता है, ये सब दिया रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा उसको। चलिए बात करते हैं सॉलिड एंगल का घनकोण। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है या जितना कोण बनाता है उसे सॉलिड एंगल या घन कोण कहते हैं। उसे उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। यदि डीए क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण, देखिए यहाँ पर एक क्षेत्रफल है डीए, और ये जो सेंटर है इस पर एंगल बन रहा है, छोटा सा एंगल जिसको बोला जा रहा है डी ओमेगा, और इसका रेडियस है आर, तो डी ओमेगा बराबर होता है डीए बटा आर स्क्वायर, मतलब उसका एरिया बट्टा में रेडियस का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। मतलब यदि डीए बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए के बदले में लिख देंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, जिसको 1 स्टेरेडियन कहा जाता है। तो डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए डीए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कट गया। तो एकदम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गोला का सॉलिड एंगल का मान कितना है, तो एक गोला के लिए सॉलिड एंगल का मान होता है 4 पाई। अतः गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्र पर 4 पाई घन कोण अंतरित करता है। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स की अवधारणा। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का वह गुण होता है,
मतलब विद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई इसे सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देख लेते हैं। माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल dA है, तब E डॉट dA के अदिश गुणन को क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा d फाई बराबर E डॉट dA। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो d फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई और यहाँ पर हो जाएगा E dA cos थीटा। मतलब ओवरऑल यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा फाई बराबर E cos थीटा। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम इंटू में मीटर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बदला में आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम और यहाँ पर एरिया है तो बदला में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है m l के पावर 3 t के पावर माइनस n के पावर माइनस 1। ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। नोट, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। मतलब अगर अंदर जाएगा, अगर एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या हो गया कि एक कमरा हो गया, उस कमरा में अगर किसी भी फेस पर अगर वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं अगर अंदर जाएगा तो उस फ्लक्स का मान माइनस होगा, अगर बाहर आएगा तो उस फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है तो उसका मान क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ऋणात्मक, बाहर जाएगा तो धनात्मक होगा। यहाँ पर ऋणात्मक नहीं लिखा हुआ, धनात्मक लिखा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जिसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी चालक पर तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा एल। इसका ऐसा ही मात्रा देखिए, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, इसका ऐसे मात्रा कूलम पर मीटर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के मान को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बटा एल, जिसका ऐसे मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। आवेश का आयतन घनत्व किसी चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू बटा भी, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। गॉस का थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि 5 नंबर के सवाल में हमेशा पूछे जाते हैं। गॉस का थ्योरम, गॉस का थ्योरम में 5 नंबर में कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको दिखा रहा हूँ। गॉस का थ्योरम कैसे लिखना है, एकदम शॉर्टेस्ट वो, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। गॉस का थ्योरम एकदम इजीएस्ट वे में आपको बताया जा रहा है। इस प्रमेय के अनुसार अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आप जाते हैं और लिखते हैं, अगर किसी बच्चा को 450, 460, 470 नंबर आता है तो वो कुछ स्पेशल नहीं करता है। वो जहां पर फुल स्टॉप को देना होता है फुल स्टॉप देता है, कॉमा देता है, इन्वर्टेड कॉमा देता है, फिर डैश खींचता है, अंडरलाइन करता है। जहां पर जिसकी जरूरत होता है उसको वहां पर क्या करता है, पंक्चुएशन मार्क को दे देता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ। इस प्रमेय के अनुसार बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको गॉस थ्योरम एकदम डेरिवेशन अच्छा से याद कर लिया होगा, लेकिन ये सब चीज का ध्यान ही नहीं देता है। कहां पर कॉमा देना है, कहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है, ये चीज बहुत मायने रखता है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस प्रमेय के अनुसार Q बराबर मतलब कि फ्लक्स बराबर Q/ε0 लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक बंद फ्लक्स है जो कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। इसके सेंटर पर डी ओमेगा एंगल है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज लिया गया है और यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया वेक्टर काटा गया है dA, रेडियस का मान है r। इसका प्रूफ देखते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q, एक प्लस Q यहाँ पर बिंदु आवेश है, एक बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर स्थित है। इससे r दूरी पर, O से r दूरी पर कोई बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु P लिया गया है जहां E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वो dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। मतलब ये वाला एंगल और सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर इसके बीच का एंगल थीटा है। एक बात याद रखिएगा, मतलब जो क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि होता है। मतलब एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको ये समझने, मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस बात से कंफ्यूजन होता है कि क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे होगा। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये तो E dA cos थीटा हो जाएगा, ये तो पता ही है। बट E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर। तो यहां से हम Q बटा 4πε0 और एक मिनट E बराबर इतना होता है 1/, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो E लिखा हुआ है, इस E के बदला में जैसे कि d फाई E लिखा हुआ है, d फाई E हो जाएगा और dA cos थीटा है
ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया, यहाँ से 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। तो डी फाइव बराबर ई के बदला में, ये जो ई लिखा हुआ है इस ई के बदला में ये चीज लिखा जा रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, बाकी सब डी ए कॉस थीटा। बट डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर तो डी ओमेगा के बराबर होता है, तो डी फाइव बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्यू बटा 4 नॉट, इस सब के बदला में हो जाएगा डी ओमेगा। अब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वो भी इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो क्यू बटा 4 नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया तो इंटीग्रेशन आ गया डी ओमेगा। डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर होता है, स्फीयर के लिए डी ओमेगा का मान हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ से क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई कट गया, तो एप्सिलॉन बराबर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग है। अब ये सवाल मतलब ये टॉपिक है, इसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि सवाल पूछा जाता है। बाकी ये जो इन्फिनाइट चार्ज होता है, इस पर ये जो बेलनाकार जो चार्ज होता है अनंत दूरी तक जाता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज किया जाता है। बाकी मैं इस चीज को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ये चीज देखना है आपको, ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, मतलब अनंत विस्तार है, ये अनंत तक गया है। यहाँ पर एक इंसुलेटर है, तो इसमें एक मिनट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा तो जानते ही होंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर फॉर्मूला की ओर आता हूँ, फॉर्मूला से ही मतलब है। यहाँ फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ, ये फ्लक्स बराबर फॉर्मूला याद रखना है। ये फ्लक्स का मतलब ये जो फ्लक्स का मान होता है सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जो कि ठीक बाद में भी आएगा। ई, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ई बराबर हो जाएगा आपका, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल प्लेट का बात किया जाएगा तो ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी आने वाला है। इसमें आर नहीं है। हाँ, ये चीज मैं आपको बता रहा था, अगर यहाँ पर एक आवेशित चालक मतलब कि एक यहाँ पर चार्ज कंडक्टर ला दिया जाए तो इसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहाँ पर एक चार्ज कंडक्टर है, ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, सरफेस चार्ज का मान क्यू सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है। तो दोनों के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 और यहाँ पर E2 दोनों चला जाएगा। तो E का मान जो हो जाएगा E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम है। बाकी ये PDF दिया जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो E1 का मान हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक मैंने वहां पर उल्टा बताया है। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि E का मान E1 का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं, E1 का मान होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। E का मान है यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आपको याद रखना है। ये सब पढ़ लेना है आपको। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि PDF में सब आपको शेयर करके दे दिया जाएगा। चलिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया है, समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक, ये अचालक लिखा हुआ है। यहाँ पर एक प्लेट लिया गया है, प्लेट 1 जिस पर प्लस चार्ज है, प्लेट 2 जिस पर माइनस चार्ज है, बीच में एक पॉइंट P है तो प्लस है, तो ये अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा, माइनस है तो टुवर्ड दी चार्ज होगा। E का मान उतना हो जाएगा, E1 हो गया, फिर यहाँ पर E2 आ गया और E बराबर वही बात होता है इसमें भी। अगर दोनों उल्टा होगा तो बीच में माइनस कर देंगे, दोनों उल्टा होता है तो E का मान 0 हो जाएगा।
प्लेटों के बीच का विभवांतर का बात कर लेते हैं। क्योंकि ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और ई बराबर एक और फॉर्मूला होता है वी बटा डी। मैं आपको पहले भी बताया था, ये आएगा, अभी भी आ गया है। तो ई बराबर वी बटा डी याद रखना है। समीकरण 1 समीकरण 2 से वी बटा डी बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो वी बराबर सिग्मा इंटू डी बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? तो माना कि r त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिस पर +q आवेश दिया गया है, वह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये चीज यहाँ बनाया गया है बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं फॉर्मूला के पास आता हूँ। फॉर्मूला तो वही होता है, बाह्य बिंदु पर ई बराबर वही के क्यू बटा आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। मतलब ये सब सवाल डेरिवेशन में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। पृष्ठ पर अगर सरफेस का बात किया जाए तो सरफेस पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कहाँ गया सरफेस वाला? सरफेस अगर रहेगा तो ई बटा मतलब सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, वो चीज पहले भी बता दिया गया था। अब चलिए देखते हैं आगे। चैप्टर 2 मतलब जितना हो सकता है मैंने चैप्टर 1 बताया है, चैप्टर 2 का बात कर लेते हैं आप, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता मतलब पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मतलब एक बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है जो सब आप लोग जानते होंगे। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर +q है, यहाँ पर P है। अब अनंत से इस Q0 को इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया जाएगा उसको कहा जाएगा पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है W बटा Q। ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, और इसको अब जूल पर कूलाम भी कर सकते हैं। जूल पर कूलाम है या वोल्ट है। अब अगर W बराबर 1 हो जाएगा तो V बराबर 1 वोल्ट कहलाएगा। मतलब W बराबर 1 और Q0 बराबर 1 तो उसको V बराबर 1 वोल्ट कहा जाएगा। यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है, और ये एक अदिश राशि है। इसका बीमा का बात कर ले तो बीमा क्या हो जाएगा? वोल्ट, सॉरी ऊपर है W मतलब क्या होता है? वर्क, और बटा में नीचे है चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन होता है m l के पावर 2 t के पावर -2 और बटा में t। वैद्युत विभव की बीमा हो गया m l के पावर 2 t के पावर -3 के पावर -1। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की परिभाषा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये तो यहाँ पर डायरेक्ट सब ड्राइव किया हुआ है। मतलब मैं आपको PDF दे दूंगा, आप वहां से पढ़िए। मैं फॉर्मूला यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। KQ बटा R होता है फॉर्मूला मिल गया, V बराबर होता है KQ बटा R। पहले बात करते हैं वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। बाह्य कार्य, बाह्य कर्तव्य तो हो रहा एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए, मतलब समझिए कि दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। बस यही समझना है, बाकी कुछ नहीं। इसको VA माइनस V जिस पर लाया जाता है उसको पहले रखते हैं, जहां से लाया जाता है मतलब जिस पर लाया जाता है, मतलब जहां, हाँ जिस पर लाया जाता है उसको पहले रखते हैं, जहां से लाया जाता है उसको बाद में रखते हैं। इसका भी मात्रक वही होगा, मात्रक तो बदलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का इस मात्रक होता है, मतलब जूल के अलावा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाए, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये तो ठीक है, आगे नहीं जाना है। चलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको कब से बता रहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। मतलब यहाँ पर एक +q चार्ज है यहाँ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E हो गया, फोर्स का मान F हो गया, पोटेंशियल का मान हो जाएगा W बटा Q0। तो यहाँ से वर्क बराबर हो जाएगा Q0 इंटू VA माइनस VB। अब Q0 को मतलब Q0 टेस्ट चार्ज को B से A तक लाना है, B से A तक लाना है, मतलब जहां पर लाना होता है उसको पहले, जहां से लाना होता है उसको बाद में। B से A लाना है तो A पर लाना है तो VA, अब B से लाना है तो इसको VB कहा गया है। E बराबर होता है F बटा Q0। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा E इंटू Q0।
और चूंकि W बराबर F इंटू डी है तो W बराबर F के बदला में क्या रख देंगे E इंटू क्यू नॉट, इंटू में हो गया D। समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण 1 यहाँ है W का मान क्यू नॉट इंटू बी माइनस डी वी, और यहाँ पर है 2। अब इसमें भी W का मान इसमें भी W का मान, दोनों को इक्विटेट करेंगे तो हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू डी बराबर, यहाँ पर है क्यू नॉट, यहाँ पर है वी ए माइनस वी बी। क्यू नॉट हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा वी ए माइनस वी बटा डी। इसको कहा जाता है E बराबर डेल्टा वी बटा डी, मतलब V बराबर E इंटू डी भी कर सकते हैं, कहीं जगह पर V बराबर माइनस ई डॉट डी भी लिखा हुआ रहा। अब चलिए डाइपोल के कारण देखते हैं पोटेंशियल का मान कितना आता है। तो सबसे पहले आएगा इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, सिनेरियो दिया गया है। एक्सियल पोजीशन का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करता हूँ। एक्सियल पोजीशन मतलब ये केस वही आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था, केक्यू बटा आर, केपी बटा आर स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आएगा इक्वेटोरियल में तो आई थिंक 0 होता है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। बाकी देख लीजिए कैसे इसको रखा जाता है। इक्वेटोरियल तो 0 आना ही है, इक्वेटोरियल में 0 आता है, क्योंकि जब पोटेंशियल की बात करते हैं ना तो फॉर्मूला जो केक्यू बटा आर होता है उसमें जो चार्ज होता है उसका साइन भी रखा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वैसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहा जाता है। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये दिखाया गया है आपको। नोट, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखा है अभिलंबवत होती है। यदि गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठ पर विभव kq बटा r हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k कहा जाता है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए कार्य को उस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल का मान हो जाएगा KQ1 बटा R, W का मान हो जाएगा Q2 इंटू V और Q2, और इस V के बदला में लिख दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा R। यहाँ से W बराबर आ गया KQ1 इंटू Q2 बटा R। तो चूंकि जो हम काम करते हैं वही हमारा ऊर्जा बन जाता है, तो यहाँ पर UW के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल हम फॉर्मूला लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कहा जा रहा है, तो U बराबर KQ1 इंटू Q2 बटा R जूल। नोट, वैद्युत स्थितीय ऊर्जा एक अदिश राशि है। सूत्र में आवेशों को चिन्ह सहित रखते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक आवेश निकाय हो तो वहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इनके बीज गणितीय योगफल के बराबर होता है। वेक्टर सम नहीं होगा। अगर वेक्टर सम आ जाएगा तो इसको अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता कहा जाता है। माइनस डेल्टा V बटा डेल एक्स या डीवी बटा डेल एक्स भी होता है। वोल्ट पर मीटर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। सदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र इतना होता है। यदि किसी मतलब इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कहने का मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को बताया गया है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे साबित किया जाता है। यदि किसी अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को यहां पर Q0 रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र E में B से A की ओर ले जाते हैं तो उस पर बल का मान क्या हो जाएगा? A बराबर Q इंटू U होता है। अब B से A तक ले जाया गया है तो W बराबर है F इंटू माइनस डेल्टा एक्स। समीकरण 1 ओवरऑल यहां पर हम देख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। E बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स या E बराबर इसको माइनस डीवी बटा डीएक्स भी कह सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला ये भी काफी पॉपुलर होता है। हाँ, E बराबर माइनस
डेल भी बटा डेल एक्स भी इसको कह सकते हैं। बाकी अगर एक्स का बात करेंगे तो माइनस डेल भी बटा डेल एक्स। अगर ई वाई की बात करेंगे माइनस डेल भी है, डेल भी बटा डेल वाई। अगर ई जेड का बात करेंगे माइनस डेल भी बटा डेल जेड होता है। यही एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद रखिए, बाकी बात बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटर वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पर किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश Q उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V। यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहा जाएगा C, जिसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। तो C बराबर फॉर्मूला हो गया Q बटा V, जहाँ C क्या कहलाता है चालक की वैद्युत धारिता, जिसको कैपेसिटेंस मैं कह रहा हूँ। तो C बराबर Q बटा V हो गया। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, मतलब ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। और ऐसा ही मात्रक देखिए C बराबर Q बटा V है तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक इसका कूलाम पर वोल्ट होगा, जिसको फैराड कहते हैं। फैराड का जिसको फैराड कहा जाता है। तो एक फैराड लिखा हुआ है, फैराड भी कर सकते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। द्वितीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर वोल्ट। तो कूलाम है, अब वोल्ट के बदले में जूल पर कूलाम, इसका ओवर हो जाएगा n के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, r के पावर 2। मतलब ये चीज लिखा हुआ है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, मतलब एक आइसोलेटेड स्फीयर रहेगा तो उसका कैपेसिटर का मान कितना होगा। यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है, प्लस Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस R है। ये सब बात भाषा लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना है इसको। यहाँ पर डायरेक्ट मैं V का बात करता हूं तो V बराबर हो जाएगा, मतलब KQ बटा R होता है तो KQ बटा, और यहाँ पर आई थिंक A लिया गया है। और चूंकि C बराबर Q बटा V होता है तो C का C या Q, अब V के बदला में इतना ला दिया गया तो C बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू में आ जाएगा A, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो C बराबर Q बटा V होता है। अब छोटा सा चार्ज रहेगा तो वर्क डन भी छोटा सा होगा। अब यहाँ से 0 से Q तक इंटीग्रेट करना होगा तो 0 से Q तक इंटीग्रेट कर देंगे तो dw के बदला में V और dq लिख देंगे, और V के बदला में Q बटा C, और dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q, तो 1/c Q स्क्वायर बटा 2 हो गया। तो W बराबर हो गया कितना, हाफ Q स्क्वायर बटा C, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ Q स्क्वायर बटा 2C, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर भी आ जाएगा, और U बराबर हाफ Q इंटू V भी हो जाएगा। दो चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव का निर्धारण। अब अगर दोनों कैपेसिटर को हम जोड़ देते हैं तो उसका कॉमन पोटेंशियल का मान क्या होगा। देखिए उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता, मतलब टोटल पोटेंशियल बटा में टोटल कैपेसिटर, Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। तो Q1 के बदला में C1 V1 और Q2 के बदला में C2 V2 लिख देंगे, बात हो जाएगा। यहाँ से Q1 बटा मतलब Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2 है। अगर दो चालक एक दूसरे को, मतलब दो कंडक्टर को एक दूसरे को आपस में हम कंबाइन करते हैं तो उसके एनर्जी में कितना लॉस होता है, ये चीज भी देखा गया। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। दोनों का एनर्जी लिखा हुआ है, U का टोटल फॉर्मूला, इसका पोटेंशियल हो गया तो U डैश बराबर हाफ, और C के बदला में लिखेंगे C1 प्लस C2, और यहाँ से V के बदला में इतना लिख देंगे। मतलब ये आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है। बाकी ये चीज बोर्ड में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे सिलेबस में है इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। ये कैपेसिटर है, C बराबर Q बटा V। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, दो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक कर दिया गया है चार्ज, दूसरा को कर दिया गया अनचार्ज। दोनों को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो इसका जो प्लस है, इस प्लस के कारण ये अपना माइनस वाला क्रिएट कर देगा। मतलब अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये अपने प्लस, मतलब प्लस वाला जो इसका चार्ज होगा उसको क्रिएट करेगा। तो प्लस को देखकर माइनस आया तो इधर आ जाएगा प्लस।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्लेटों के बीच के दूरी के बीच के अनुपाती होता है, मतलब C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। अब समांतर प्लेट, फिर आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको फिर बाद में इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर आएगा प्लस, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, फिर इसका एरिया होता है ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है D, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है K। तो E का मान चूंकि सिग्मा बटा K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और चूंकि E बराबर V बटा D भी होता है, तो समीकरण ए का समीकरण 2 से हम एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में D होता है। और यहाँ पर अगर हवा का बात होगा तो हवा के लिए K का मान हो जाता है 1, तो मतलब C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी, जो फॉर्मूला हम याद करते हैं वही है, यहाँ पर लिखा गया है C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। ये किसके लिए है? हवा के लिए है। फिर बाद में अगर बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ले देंगे तो उसका कैपेसिटर का मान बढ़ जाता है, यहाँ पर लिखा गया है। अब जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को हम आंशिक रूप से भरते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाया गया है जिसका कांस्टेंट का वैल्यू है D, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D, और इसका चौड़ाई है T। और इसको फिर क्या किया गया है कि हवा, मतलब इसको अर्थिंग कर दिया गया है, और उसको किस मीडियम में रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया है। माना कि संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल A तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ की कोई T मोटाई की पट्टी प्रवेश कराई गई है जिसका परावैद्युतांक K है। तो प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। टोटल यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लाया गया, टोटल यहाँ पर बीच में जितना टोटल आएगा उसके लिए बात हुआ है। यूनिट बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के स्थान पर, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो ई का मान कितना हो जाएगा? सिग्मा बटा में यहाँ पर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। यदि दोनों प्लेटों का बीच का विभवांतर V है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, और V बराबर होता है E इंटू D। तो यहाँ पर V1 के बदला में लिख देगा E नॉट, और D क्या हो जाएगा? D माइनस T। ठीक है, D माइनस T हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पर टच करा देते हैं तो ठीक है, एक D हो जाएगा, D में से T घट जाएगा, और एक हो जाएगा T के बराबर। तो इसके बदला में लिख देंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T हो गया, प्लस E के बदला में हो जाएगा सिग्मा बटा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू में हो जाएगा T, और V बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बटा K, और सिग्मा के बदला में लिख सकते हैं Q बटा A। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा फिर Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T प्लस T बटा K, और तो फिर C के बराबर, C के बदला में लिखते हैं Q बटा V, क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है। तो C बराबर हो जाएगा Q, और V के बदला में हो जाएगा उतना, ये जो चीज लिखा हुआ है। मतलब ओवरऑल C के बदला में लिख सकते हैं A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस T प्लस T बटा Q। आप इसको फिर से आप एक बार अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तब क्या होगा? ये फॉर्मूला है। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो तो T बराबर D, मतलब वो तो जाहिर सी बात है T का मान D के बराबर होगा ही, तो T के बदला में D भर देंगे तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, और जहां जहां T आएगा वहां वहां D भर देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा D। अगर T बराबर 0 हो तो K का मान इन्फिनाइट आ जाता है, वो धातु के केस में होता है। अब चलिए देखते हैं संधारित्रों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम का ये सिनेरियो दिया गया है। श्रेणी क्रम में जो V1, V2, V3, मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है? चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। इसमें फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? ये सब ड्राइवेशन को V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखिएगा। ये फॉर्मूला ड्राइव होकर के चला आएगा। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नोट में लिखना है श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, मतलब Q इसमें कांस्टेंट होता है। श्रेणी क्रम का उपयोग तुल्य धारिता को कम करने के लिए किया, मतलब जो नेट कैपेसिटेंस होता है उसके मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q के बदला में होता है CV, तो Q1 मतलब C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, फिर V कॉमन हो जाएगा। तो Q यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो फिर Q बटा V हो जाएगा। Q बटा V के बदला में लिखते हैं C, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2।
समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम का उपयोग तुल्य धारिता मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कब होगा। कोई भी माध्यम अणु अथवा परमाणुओं से बना होता है। परमाणु में धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्ण बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक के क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा आवेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा परावैद्युत को द्विध्रुव कहते हैं, ध्रुवित कहते हैं। ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों के विपरीत चिन्ह के होते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। परावैद्युत सामर्थ्य, एक मिनट, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ये सब पहले भी आया था। एनर्जी डेंसिटी, चलिए इसके बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जितना एनर्जी होता है ना उसमें क्या कीजिए, वोल्ट से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एकांक आयतन में प्लेटों के संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मैंने बोला है ना कि एकांक आयतन मतलब क्या करना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। इसे यू से सूचित किया जाता है। देखिए सी का फॉर्मूला होता है E/2 और पोटेंशियल होता है V। यू बराबर फॉर्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ सी के बदला में रख दिया इतना, इंटू में हो गया V स्क्वायर। अब प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा V/E, तो V बराबर हो जाएगा E/D। अरे हाँ यही था। C का मान होता है ε0 × A/D, U का मान होता है हाफ सी बी स्क्वायर, तो U बराबर हाफ और C के बदले में रख दिया गया ε0 × A/D इंटू में V स्क्वायर। अब चूंकि E बराबर होता है V/D तो V बराबर हो जाएगा E/D। अब समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 में देखिएगा फिर यहाँ पर V के बदले में रख दिया जाएगा फिर कितना ED, तो U बराबर हो गया 1/2 ε0 × A/D E² D², तो U बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से कुछ कटेगा, dd कट जाएगा, तो ε0 × A E² × D। अतः ऊर्जा का घनत्व बराबर क्या होता है U/A × D। A × D मतलब A मतलब एरिया, D मतलब डिस्टेंस, जिसको वॉल्यूम कहा जाता है। तो 1/2 U के बदले में रख देंगे इतना, अब बट्टा में A × D, A से A कट गया, D से D कट गया, तो U बराबर आ गया हाफ ε0 × E²। एनर्जी डेंसिटी आ गया। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो U बराबर फॉर्मूला होता है हाफ K × ε0 × E²। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल/मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब बीच में सूत्र हो जाएगा m L⁻⁻⁴ T⁻⁻⁴। दोनों प्लेट के बीच में फोर्स का मान कितना होता है, फोर्स का मान मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। फोर्स बराबर 1/2 × Q × E न्यूटन के बराबर होता है। 1 डे ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। 1 डे ग्राफ क्या होता है। 1 डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जाता है। मतलब हाई वोल्टेज को निर्माण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, 1 डे ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। हाई मतलब मिलियन में 10⁶ मिलियन का यूज, मतलब 10⁶ यहाँ पर लिखा गया, लगभग मतलब इसका एक रेंज दिया गया है। इतना अगर वोल्टेज क्रिएट करना है तो इसका हम यूज करते हैं 1 डे ग्राफ जनरेटर का। अब इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत 2 प्रमुख घटनाओं पर आधारित होता है। पहला, जब किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से एकत्रित होता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r तथा दिया गया आवेश q है तो V बराबर तो फॉर्मूला Q/R हो ही जाता है। दूसरा, किसी आवेशित चालक द्वारा वायु में विद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरे से परमिट से होता है, तो यहाँ पर चूंकि पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है Q/A, मतलब सिग्मा बराबर Q/A। अब डायग्राम ये बनाया गया है, डायग्राम अब देख लीजिए। वांडर
वान डे ग्राफ जनरेटर है। ये रबर अथवा सिल्क का स्लेटिन बेल्ट होता है, विद्युत मोटर होता है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसमें ये सारा चीज लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वान डे ग्राफ जनरेटर। चैप्टर 3 का बात कर लेते हैं। हमारा वो इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसका वेटेज काफी सारा रहता है। चैप्टर 3 का विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। ये बोर्ड का एक अच्छा खासा जाना पहचाना चैप्टर है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 नंबर 2 नंबर कहीं से भी सवाल पूछा जाता है इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से समझिए। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक या परिपथ एकांक समय में, मतलब इकाई समय में, यूनिट टाइम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। यदि किसी चालक या परिपथ में t समय में प्रवाहित विद्युत धारा Q हो तो चालक में विद्युत धारा I बराबर Q बटा T होता है। इसका मात्रक होगा कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, बिना हो जाएगा A। अदिश राशि होता है 1 एम्पियर। यदि Q बराबर 1 हो, T बराबर 1 हो, तो इसमें जो 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। परिभाषा क्या लिख सकते हैं? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर होता है। नोट, भौतिकी में विद्युत धारा के मूल राशि माना गया है, मतलब इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा ही मात्रक पद्धति के अनुसार वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा के अथवा ऋण आवेश चलने की दिशा के विपरीत होती है। आवेश और समय अदिश राशियां है, अतः वैद्युत धारा भी अदिश राशि है। I बराबर Q बटा T। धातु के लिए Q बराबर Ne होता है, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने बता रखा है। तो I बराबर Ne बटा T, तो N बराबर I इंटू T बटा T हो जाएगा। अब ये सवाल मैंने आपको वहां पर करा रखा है कि 1 एम्पियर 1 कूलाम चार्ज में कितना करंट होता है। ये चीज आया है 14.25 में 10 के पावर 18। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, मतलब मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई से क्रमजात टकरों के, मतलब उनका जो कोलिजन होता है, उनके बीच चली गई औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, मतलब मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश धातुओं के लिए लैम्डा का मान 10 के पावर -9 मीटर की ऑर्डर का होता है। कोटि मतलब ऑर्डर। चलिए श्रांति काल, मतलब रिलैक्सेशन टाइम को देख लेते हैं। ये श्रांति टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, उसको टाउ से सूचित किया जाता है। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई 2 क्रमागत टकरों के बीच औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। नोट में लिखा है अधिकांश धातुओं के टाउ का मान 10 के पावर -14 से कोटि का होता है। अपवाह या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक कंडक्टर लिया गया है और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार क्या करते हैं, चलते रहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जिस गति से चलता है उस गति को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग, मतलब Vd बराबर 10 के पावर -4 मीटर पर सेकंड से गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे Vd से सूचित किया जाता है। अब विद्युत विभवांतर तथा मतलब जो पोटेंशियल होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, उसके बीच में संबंध, मतलब रिलेशन बताना है आपको। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पर आता हूँ। फॉर्मूला कहाँ गया? ये तो ठीक ही है, A इंटू टाउ होता है। E बराबर, हाँ, ये फॉर्मूला होता है E इंटू V इंटू टाउ बटा ml। बाकी E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। V क्या है? विभवांतर है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। L क्या है? चालक का लंबाई है।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे आर से सूचित करते हैं। इसका ऐसे मतलब ओम होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है V/I, ओम बराबर होता है वोल्ट पर एम्पियर, आर बराबर 1 रहेगा और V बराबर 1 रहेगा, तो उसमें करंट बराबर 1 होता है। और इसका विमीय सूत्र का बात करेंगे तो m l के पावर 2 t के पावर -3 a के पावर -2 होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस बराबर होता है, मतलब जिसको रो से सूचित किया जाता है, वैद्युत चालकता बराबर 1 विद्युत प्रतिरोध होता है। और ओम इनवर्स भी हो सकता है, इसको साइमन भी कहते हैं, इसको महो भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है इसको जरा देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो आया है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर एक न्यूमेरिक का याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। I बराबर N इंटू A इंटू VD रखा है, इसके बदले में आप याद रखिए I बराबर बीना। तो I बराबर B है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर E है, फिर N है, A है, तो I बराबर बीना याद रखिएगा। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होता है। N का मतलब हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, VD का मतलब हो जाएगा अनुगमन वेग, A का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल, E का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश। धारा घनत्व, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मतलब चार्ज डेंसिटी जो होता है ना उसको J से सूचित किया जाता है। परिभाषा लिखा गया होता है यहाँ पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति इकाई के क्षेत्रफल में गुजरने वाली वैद्युत धारा, मतलब इकाई क्षेत्रफल में जितना भी विद्युत धारा गुजरती है उसको कहा जाता है धारा घनत्व। J बराबर I/A फॉर्मूला होता है, ऐसे मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा A L के पावर -2। धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अब ये J बराबर I/A होता है। J के बदला में कितना लिख देंगे, I के बदला में बीना लिख देंगे, बट्टा में हो जाएगा, तो J बराबर N इंटू A इंटू VD होता है, या VD बराबर J/N भी लिख सकते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप ना बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, जिसको हम बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर हो जाएगा V बराबर हो जाएगा RI, R क्या है कांस्टेंट, तो V/I को R कहते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, अगर I वर्सेस B के बीच में, तो ग्राफ ऐसे बनता है, जिसको यहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो ग्राफ I/V, ठीक है। ग्राफ एकदम सीधा बनता है। अब क्या करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम को लाना है, यह सवाल पूछा जाता है। I बराबर बीना होता है, और चूंकि यहाँ पर V बराबर इतना पहले से फॉर्मूला ला चुके हैं, V और I को डिवाइड कर देंगे, VI को डिवाइड कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो V बटा जो I होता है इसको बदला में लिख देंगे R, और ये जो ml बटा n इंटू E स्क्वायर इंटू a इंटू टाउ है इसको बदला में लिख देंगे R, मतलब R बराबर हो गया V/I। तो इसको भी ओम का नियम कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो W बराबर V इंटू Q होता है, तो यहाँ से W बराबर V, Q के बदला में I इंटू T लिख देंगे। W बराबर I स्क्वायर इंटू RT, इसको जूल का नियम भी कहते हैं, इसके बदला में H भी लिख सकते हैं, हीट जिसको कहा जाता है। W बराबर एक और फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा R इंटू T, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। H का मान I स्क्वायर इंटू RT है, V स्क्वायर बटा R इंटू T है। इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर W बटा T होता है, पावर बराबर V इंटू, मतलब P के बदला में W, W के बदला में V इंटू I इंटू T, तो T कट गया तो P बराबर V इंटू I भी होता है, जिसको हम लोग वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर कहते हैं। तो P बराबर V स्क्वायर बटा R भी होता है, P बराबर I स्क्वायर इंटू R भी होता है। मतलब W का फॉर्मूला है V इंटू I इंटू T, W का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R इंटू T, W बराबर V स्क्वायर इंटू T बटा R, मतलब P बराबर I स्क्वायर इंटू R। मात्रक, पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा सेकंड या वाट, डायमेंशन ml के पावर 2 T के पावर -3। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, जिसको रो से सूचित किया जाता है। अब ये रो बराबर क्या होता है, E बटा J लिखा गया है, अब इस रो के मतलब में 1 बटा R भी लिखा जाता है, मिलेगा आपको। अच्छा पहले मिल गया था, रो बराबर R इंटू A बटा L है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, ये गुण को बताता है। रो का मात्रक देखेंगे तो R का मात्रक गुण A का मात्रक, तो यहाँ पर डायमेंशन इसका निकाल करके दिखाया गया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है,
तो रो के ठीक अपोजिट को सिग्मा कहा जाता है, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और चार्ज डेंसिटी में यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तो J बराबर सिग्मा इंटू ई हो जाता है। अब प्रतिरोध को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, बाकी ये सब चीज तो बताने वाली है नहीं। श्रेणी क्रम में है तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट सेम रहता है। फार्मूला बन के क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तुल्य प्रतिरोध को मतलब इसमें जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन प्रतिरोधों के नॉर्मल योगफल के बराबर होता है। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी इसको कहा जाता है, ये डायग्राम बनाया गया है। और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी इसमें ओम का फॉर्मूला लगाएंगे, बन जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है। वैद्युत सेल का प्रकार दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इसे दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया। द्वितीयक सेल वैसा सेल जिसे बार बार आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे मतलब लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, या हम लोगों के घर में जो बैटरी यूज होता है वो हो गया। ईएमएफ का बात कर लेते हैं। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का ईएमएफ कहते हैं। E बराबर W/Q होता है, मात्रक जूल कूलम्ब या वोल्ट होता है। टर्मिनल वोल्टेज की बात कर लेते हैं। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। V बराबर फॉर्मूला W एक्सटर्नल होना चाहिए। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला सर्किट में आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद रखा जाता है। कहा गया फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना है। V बराबर E माइनस I इंटू R। ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप के केस में, ये होता है पोटेंशियल गेन के केस में। ठीक है, यही फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था। I बराबर E/R प्लस R। I मतलब करंट, E मतलब ईएमएफ, R मतलब आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, R मतलब एक्सटर्नल। ये इसमें क्या किया जा रहा है, किसको जोड़ना है, एक मिनट। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में सेल को संयोजित किया जा रहा है। मतलब ये सेल है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। वो तो R प्लस R। ठीक है, ये तो प्रतिरोध के जैसा ही है, कोई बात नहीं है। और ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में ठीक है, ये भी प्रतिरोध के जैसा ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें I बराबर E/R/N बस। अब ये मिक्स्ड कंबाइनेशन है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का दो नियम होता है। पहला नियम को बोलते हैं संधि नियम, या जंक्शन रूल भी कहते हैं। मतलब जितना करंट आया उतना करंट जाएगा भी। मतलब सिग्मा I का मान होता है 0। परिभाषा क्या होता है देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0 होता है। मतलब जितना करंट आया जितना करंट गया दोनों आपस में बराबर होगा। संधि की ओर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। यह नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम जिसको हम लूप का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज का लॉ भी कहते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पार्ट्स के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसके पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय, मतलब सिग्मा इंटू मतलब सिग्मा IR का मान, और जो सिग्मा I होता है वो हमेशा ओवरऑल कह सकते हैं ना, सिग्मा डेल्टा V बराबर 0 होता है बस।
व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया है। इसकी सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथा अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। डायग्राम बनाया गया है, इसमें इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है। PQRS है। मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उसे मीटर ब्रिज कहते हैं। डायग्राम एकदम अब ध्यान से देखें, डायग्राम पूछा जाता है, बड़ा ही मस्त कंसेप्ट है मीटर ब्रिज का। स्केल है, गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस है, इसको शंट कहा जाता है। इसका मतलब होता है शंट। गैल्वेनोमीटर है और इसका लंबाई होता है 100। अगर इसको मान लेते हैं L1 तो ये हो जाएगा 100 - L1। इसमें लकड़ी का एक तख्ते पर L आकार का, मतलब ये सब कार्य विधि है, पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला हो जाएगा P/Q बराबर R/S। P/Q होगा, देखिए ये वाला जो लंबाई है और ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला लंबाई और ये वाला रजिस्टर दोनों का रेशियो सेम होता है। तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो यूज करने के बाद आ जाएगा 1/100 - L बराबर R/S। इसके बदला में ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर, यह एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध अथवा परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। K बराबर V/L फॉर्मूला होता है और पोटेंशियोमीटर का ये डायग्राम है। बाकी रचना है। इसका उपयोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलना करने में किया जाता है। सब चीज दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। चैप्टर 4 और भी इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गैल्वेनोमीटर वो सब भी होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर लगभग एक जैसा ही वर्क करता है। गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर मैंने दुर्ना बैस का जो वीडियो है उसमें भी बना कर रखा है, वहां से भी कवर किया जा सकता है। चैप्टर 4 है जिसको गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व कहा गया है। मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक सुई में बल अघूर्ण आरोपित होता है, जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए N है, S है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी कुंजी मतलब की होता है और चालक तार AB को संबंधित किया गया और उसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई, जिससे मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, एक सुई यही है। जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन होता है, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जैसे ही चालक तार AB में धारा प्रवाहित की जाती है वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। बैटरी की ध्रुवता बढ़ाने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र मतलब बायो-सावर्ट का नियम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बायो-सावर्ट लॉ है। यहाँ पर एक तार है, एक पॉइंट है P, लेंथ काटा गया है DL, करंट जा रहा है I, इसका एंगल है थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबको मिला देंगे तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बटा r², जिसको बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। अब यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो एक आएगा μ/4π इंटू आइडियल साइन थीटा बटा r²। μ/4π एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको परमिएबिलिटी कहते हैं, जिसको चुंबकशीलता कहा जा रहा है, परमिएबिलिटी।
अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आई dl क्रॉस r हो जाता, बट्टा में r के पावर 3 हो जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा का बात करेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको टेस्ला भी कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। डायमेंशन हो गया तो म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। हवा के लिए परमिटिविटी का मान होता है 10 के पावर -7। मतलब एक फॉर्मूला होता है, यहां पर आपको दिखा रहा हूं। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। सी क्या है? लाइट ऑफ स्पीड, 3 × 10 के पावर 8। देखिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर, या सी बराबर लिख सकते हैं 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक होता है बाहर की ओर, एक होता है अंदर की ओर। जो बाहर की ओर होता है उसको डॉट, जो अंदर की ओर होता है उसको क्रॉस। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए 2 नियम निम्नलिखित है। दाएं हाथ का हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल। कागज के तल पर मतलब ये अगर ऊपर की ओर होगा तो समझिएगा कि डॉट, अगर अंदर की ओर होगा तो क्रॉस। में तो बताए हैं अभी। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा हो और चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हथेली के लंबवत होगी। धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैक्सवेल का ये इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का नियम, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा तार रहता है, इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसको मुट्ठा से पकड़ लीजिए, ये अंगूठा जाएगा धारा की दिशा में, तो बाकी जो फिंगर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये चीज यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। अब एक लूप रहेगा तो उसके सेंटर पर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको दिखाया गया है फॉर्मूला। हाँ, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2a, बस इतना याद रखना है। बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटा 2a। किसके कारण है? लूप के कारण है। अगर इसमें फेरों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स n होता है तो बस इसमें n से गुना कर देंगे। अगर इसका लंबाई अनंत हो गया, इन्फिनाइट हो गया, तो इन्फिनाइट का भी फॉर्मूला है, नीचे लिखा हुआ है इन्फिनाइट का फॉर्मूला। अगर इन्फिनाइट हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बटा आर। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्रॉस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई को कहा जाता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। डायग्राम यहां पर बना गया है। एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर के नियम का प्रयोग किया जाता है। धारावाही परिनालिका मतलब होता है सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए उसका फिर प्रयोग किया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसको लॉरेंज बल भी कहा जाता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल और विद्युतीय बल का जो कंबाइनेशन होता है, जो संयोजन होता है, उसे लॉरेंज बल कहा जाता है। फॉर्मूला F बराबर Q इंटू V इंटू B होता है। F बराबर Q V साइन थीटा होता है। अलग अलग कंडीशन दिखाया गया है। हाँ, ये केस 2 इंपॉर्टेंट है। जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया जाता है तो इसमें एक सर्किल है तो इसमें एक फोर्स आ रहा है। तो चूंकि ये जो अभिकेंद्र मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो लॉरेंज फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, इसका फॉर्मूला q इंटू sin 90। mv² बराबर q इंटू v इंटू v हो जाएगा तो r बराबर mv बटा qv हो जाएगा। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है k बराबर हाफ mv², मतलब यहां से ओवरऑल ये r का फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड बराबर 2πr बटा v है।
2πb/qb। पिच, पिच क्या होता है? एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पिच कहते हैं। पिच बार बार पूछा जाता है। चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम मतलब राइट हैंड पाम रूल। यदि अपने दाएं हाथ को पंजे को इस प्रकार फैलाए कि चारों उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, चारों उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में अंगूठा धारा को बता रहा है। मतलब अंगूठा किसको बताएगा? विद्युत धारा की दिशा में। चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बताएगा, तो जो हथेली वाला डायरेक्शन है चुंबकीय बल को बताएगा। मतलब ऐसे कर लेना है। अगर ये बता रहा है विद्युत धारा को, ये बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, तो ये बताएगा चुंबकीय बल को। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझते होंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को ऐसे रखना, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। बाएं हाथ का ही नियम है फ्लेमिंग का। अंगूठा क्या बताएगा? मतलब ये जो है ना, ये तर्जनी, ये होता है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स, थंब। तो थंब क्या बताएगा? फोर्स को बताएगा। ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और ये क्या बताएगा? करंट को बताएगा। ऐसे रखना, ये करंट को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का मान कितना होगा? डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला पर। IBL, F बराबर IBL याद रखना है आपको, साइन थीटा, थीटा बराबर नॉर्मली 90 होता है। F मैक्स बराबर IBL, इसी से काम चल जाता है। अगर दो तार होगा तो इसके बीच में लगने वाला बल का मान हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल F/L बराबर μ0/2π इंटू I1 इंटू I2 बटन हो जाएगा R। μ0/2π I1 इंटू I2 बटा R, ये फॉर्मूला है। अब फिर बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था P क्रॉस E, तो इसमें भी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में भी टॉर्क आ जाएगा। फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं। टाउ बराबर होता है N इंटू आई इंटू AB साइन थीटा। मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे AC और DC EMI वाला चैप्टर में भी काम करता है। टाउ बराबर N इंटू आई इंटू AB। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये धारा मापी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, जिसको सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्य बल घूर्ण पर आधारित होता है। मतलब टॉर्क की सहायता से उसको देखा जाता है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, बाकी इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहेगा। टाउ का फॉर्मूला N इंटू आई इंटू AB साइन थीटा होता है। देखिए N इंटू आई इंटू AB साइन थीटा में थीटा का मान 90 डिग्री हो गया है। ये सुग्राहिता है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप में की जाती है। इसको S से सूचित किया जाता है। SI बराबर φ/I होता है। और इसका मान N इंटू A इंटू B और C, मतलब I का मान होता है C और बटा में N इंटू A इंटू B इंटू में φ, तो φ/I बराबर ये हो जाएगा, जिसको यहाँ पर लिखते हैं। सुग्राहिता सेंसिटिविटी होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वेस्टर्न नहीं, ये सब हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, तो टाउ बराबर आप M क्रॉस B लिख सकते हैं। M क्रॉस B, क्योंकि M क्रॉस B क्या होता है? एम बी साइन थीटा होता है। M बराबर M इंटू 12, ये फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट EVL होता है, EVR/2, ये इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है चुंबक तथा द्रव, मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो लोहे के होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, उसको चुंबक कहा जाता है। चुंबक के प्रकार, चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जो मैग्नेशिया नामक स्थान पर के पत्थर के दो टुकड़ों को रूप में पाया जाता है, इन्हें मैग्नेटाइट कहते हैं। ये आयरन टाइप ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसे
लोड स्टोन भी कहते हैं कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मतलब कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात कर लेते हैं, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में जाएगा। गुण का बात कर लेते हैं, चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर से होते हुए वापस उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। इस प्रकार ये रेखाएं बंद वक्र होती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है क्योंकि इनके काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बस अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब कार्य का मान जैसे टाउ बराबर होता है mv sin थीटा। अब क्योंकि डी डब्ल्यू छोटा सा काम हो जाएगा, टाउ डॉट डी डी थीटा के बराबर हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट किया जाएगा। ओवरऑल यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला को मैं दिखाता हूँ आपको, mv इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होता है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है, माइनस एम भी कॉस थीटा, मतलब u बराबर माइनस एम डॉट बी लिख सकते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैं इसको आराम से बताऊंगा। भौगोलिक अक्ष की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा को उसको भौगोलिक अक्ष कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर पृथ्वी है, अब पृथ्वी है तो दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, दक्षिणी ध्रुव, उसके बाद उत्तरी ध्रुव भी होगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और एक रहेगा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय निरक्ष रहेगा, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव रहेगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ये रहेगा, मतलब इस पर पृथ्वी अर्थ रोटेट करती है। चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर, मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन इसको कहा जाता है। भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली तथा पृथ्वी के सतह के लंबवत समतल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाले तथा पृथ्वी के सतह के लंबवत समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। द्विक अनुपात कोण, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप होता है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो होता है उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला कहा गया, बी बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, बी वी बटा बी एच बराबर बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स डी वी बटा डी थीटा। तो निरक्ष पर थीटा बराबर होता है 0, केस 1 है। ध्रुव पर मतलब पोल पर होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। एक होता है पोल, मैं आपको बताता हूँ। जब भी पोल का बात आएगा तो पोल पर हमेशा होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। इक्वेटर का बात आएगा तो इक्वेटर पर हमेशा होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। बस यही दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। न्यूट्रल पॉइंट है वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। ऐसे बिंदुओं पर परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर चुंबक तीव्रता मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I बराबर m बटा v होता है। चुंबकशीलता म्यू से सूचित किया जाता है b बटा h। सापेक्ष चुंबकशीलता है म्यू बटा यूनिट है। चुंबकीय सुग्राहिता मतलब मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी इसको कहा जाता है। जेटा से सूचित करते हैं I बटा h के बराबर होता है। म्यू बराबर 1 प्लस जेटा ऑफ मीडियम। फिर आ गया हमारा EMI में चुंबकीय फ्लक्स का बात होता है। फाइव बराबर बी डॉट ए हो जाएगा, मतलब बी ए कॉस थीटा हो जाता है। ये चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला है, फैराडे का नियम है, मतलब फैराडे का EMI का नियम है। फैराडे ने एक कुंडली गैल्वेनोमीटर और एक दंड चुंबक मतलब क्या बोलते हैं रॉड मैग्नेट की सहायता से कई प्रेक्षण प्राप्त किया जो निम्नलिखित है। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है।
फैराडे का हम डायरेक्ट नियम की बात करते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय, हाँ, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिया है। पहला नियम, जब किसी विद्युत परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स कहा जाता है, ईएमएफ, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब ये समझिए ना, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, E बराबर माइनस d∅/dt के बराबर होता है। अब जो कि नंबर ऑफ टर्न्स n होगा तो n बराबर माइनस n × d∅/dt हो गया। द्वितीय नियम, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह संयोग उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अब फॉर्मूला है V बराबर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, ओवरऑल वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम बात करते हैं। E बराबर VLV। अब इसमें लॉरेंस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। E बराबर VLV है, फॉर्मूला आ जा, हाँ, E बराबर ये d∅/dt तो वही था, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन है, यहाँ पर एक कुंडली है, यहाँ पर एक दूसरा कुंडली है। जब एक दूसरे के निकट रखी हो तो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित करते हैं तो दूसरी में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक प्रेरित हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है तो उस घटना को अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मतलब एक में क्या करेंगे कि चेंज करेंगे, तो मतलब एक में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो दूसरा में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्शन के बाद एक और इंडक्शन आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन का म्यू0 × पाई n1 × n2 पाई r²। मतलब ये बोर्ड के लिए इसको छोड़ सकते हैं, परीक्षा हो जाएगा उसके बाद ये सब आराम से पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित करते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यह विद्युत वाहक बल धारा के बढ़ने एवं घटने का विरोध करता है। सेल्फ इंडक्शन का मान होता है म्यूचुअल, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है L, E/di/dt होता है। बाकी ये सब तमाम तरह के फॉर्मूले आते हैं जो हमारे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं बट सिलेबस में है। L का फॉर्मूला है म्यू0 × पाई n² r²/L। अब कुंडली में हम देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ½ × L × I0 का स्क्वायर। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये संयोजन है, ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं। डायरेक्ट मतलब पीडीएफ में रहेगा, पीडीएफ में आप पढ़िएगा इसको। भंवर धारा, ईडी करंट, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम धातु के किसी टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें बद्ध चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वह जल में उत्पन्न भंवर धारा के समान चमकदार होती है, अतः इन्हें भंवर धारा कहा जाता है। ये भंवर धारा इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा रक्त तप्त भी हो सकता है। धातु का प्रतिरोध जितना अधिक होता है भंवर धारा उतना ही अधिक होती है। ये डायग्राम बना करके दिखाया गया है। भंवर धारा में हानि के बचने का उपाय, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु के किसी क्रोड का प्रयोग करने पर इसमें उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा के 12 भाग उष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा। अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेरण मीटर में, प्रेरण भट्टी में, दोलन शुद्ध रुद्ध धारा मापी में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में। अब आ गया एसी चैप्टर है, मतलब मैंने आपको 6 चैप्टर समाप्त करके दे दिया है। अब ये पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।